आइए हम लोग दो देश के बारे में नागरिक शास्त्र में जानते हैं। इसमें हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी, ये चैप्टर का नाम है। तो ये दोनों देश आए क्यों, ये दोनों देश की कथा हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए, ये दोनों देश में कंडीशन सेम था, जैसा कि हम लोग वो कल वाला स्टोरी में देखे थे। सोचने का नज़रिया बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ये दोनों देश में हालात सेम थे, लेकिन नज़रिया अलग अलग था। अब नज़रिया अलग अलग होने का नज़ारा क्या होता है, तो वो हम अलग अलग देखेंगे। यहाँ देखिए, हालांकि पहले हम लोग देख लेते हैं मैप में आखिर कौन सा देश के बारे में बात कर रहे हैं। ये है कहाँ पर, ये एक बेल्जियम और ये एक श्रीलंका। देखिए यहाँ पर हम मैप निकाल के रखे हैं और इससे तुलना करके हम लोग देखेंगे कहाँ पर है श्रीलंका और कहाँ पर है बेल्जियम। देखिए ये हमारा अपना इंडिया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये हमारा इंडिया है। और यहाँ पर एक देखिए, एक छोटा सा देश है, यही हमारा श्रीलंका, जिसके बारे में, जिसकी कथा हम लोग सुनेंगे। और बेल्जियम कहाँ है, बेल्जियम वहाँ होगा जहाँ पर इसके चारों तरफ वाले देश होंगे, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो देखते हैं वो है कहाँ पर, इसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए, भारत को देख लिए। चलिए आइए यूरोप में देख सकते हैं, यहाँ हमारा इंडिया है ये। और हम सीधे चलते हैं इधर यूरोप में, जर्मनी के पास देखिए, और यहीं पर आपको दिखाई देगा बेल्जियम। छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है। देखिए ये है हमारा बेल्जियम, जिसकी कथा हम लोग यहाँ देखेंगे। और दोनों देखिए, दोनों अलग अलग कंटिनेंट में है, एक एशिया में है और एक यूरोप में है। दोनों में बुद्धि का भी फर्क तो होगा, इसीलिए जो समस्या सेम है उसको सोल्व करने का अपना ढंग देखिए कैसा होगा। यहाँ पर है देखिए, ये है हमारा बेल्जियम, इसका राजधानी है ब्रुसेल। और ये है ईस्ट में जर्मनी, नीदरलैंड है नॉर्थ में, ये वेस्ट और साउथ वेस्ट में हमारा फ्रांस, और लग्जमबर्ग एक लैंडलॉक कंट्री है, बहुत छोटा सा, वो इसके चौहद्दी में आता है। ये हम लोग दोनों देश देख लिए। अब ये दोनों का बनावट देखेंगे, इस दोनों के कथा में सेम बात क्या है, इस बात को हम लोग जानेंगे। देखिए ये जो दोनों जो देश हैं, ये दोनों दो देश जो है मुख्य रूप से दो हिस्से में बटे हुए हैं। दो हिस्से किस रूप में, भाषा के रूप में। यहाँ पर डच और फ्रांस बोलने वाले लोग हैं, डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, दो मुख्य रूप से दो। जर्मन भी बोलने वाले कुछ हैं, तो ये कम लोग हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग हैं। नीदरलैंड के तरफ जो है एरिया, वो डच बोलते हैं, और जो फ्रांस के तरफ है वो फ्रेंच बोलते हैं। दो हिस्से में ये यहाँ पर दो समुदाय के लोग रहे। और श्रीलंका में भी सेम टू सेम यही सिचुएशन है, वहाँ पर भी आपको दो ही भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। ये हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका में आपको दो भाषा कौन कौन बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो यहाँ पर उत्तर वाला जो हिस्सा है वो तमिल बोलने वाले लोगों का है, और दक्षिण वाला जो हिस्सा है वहाँ पर सिंहली बोलने वाले लोगों का संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी अब दोनों देश में आप देख लिए समस्या सेम है, और दोनों जगह लोकतंत्र है, दोनों जगह लोकतंत्र है। इसमें दो समुदाय के लोग हैं, तमिल और सिंहली। यहाँ पर ऊपर बेल्जियम में दो समुदाय के लोग हैं, फ्रेंच और डच। समस्या हम लोग ना अब देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर यह समस्या था कि जो सत्ता के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे, तमिल और सिंहली दोनों चाहते थे कि हमें सत्ता में अपना साझेदारी मिले, हमें अपना अधिकार मिले, और जो कुछ भी अपनी सुरक्षा और अपने ज़रूरत के लिए बेहतरीन फैसले हैं उसमें बराबर हिस्सेदार रहें, हमारा अधिकार वंचित
न हो, बेगानापन का एहसास न हो। बेल्जियम के लोग भी यही चाहते थे, दोनों लोग, कि बेगानेपन का एहसास न हो। देखते हैं दोनों समस्या कैसे सुलझाते हैं। ये हो गया इसका मुख्य बैकग्राउंड। और अब हम यहाँ पर रियल वाला जो हिस्सा है उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले बेल्जियम की बात है तो हम बेल्जियम वाला फोटो लेते हैं। ये हमारा बेल्जियम का फोटो है। तो इसको कैसे दिखाएं? देखिए, आपको दो हिस्सा में बेल्जियम दिखाई दे रहा है। चलिए ध्यान से समझते हैं। ये बेल्जियम जो देश है यूरोप का छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। यहाँ पर जनसंख्या भी हरियाणा के आधा है। समझ रहे हैं? क्षेत्रफल में हरियाणा इतना बड़ा है और जनसंख्या जो है आधा है। और इसका सीमा आपको हम बता दिए, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। और इसकी आबादी 1 करोड़ से भी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। हरियाणा की आबादी के करीब आधी। इस छोटे से देश के समाजीय जातीय बुनावट जो है बहुत जटिल है। कैसे बहुत जटिल है? तो इस बात को समझिए। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। देखिए फ्लेमिश इलाके किधर है? तो फ्लेमिश इलाके ऊपर है। इधर जो है 59% हिस्सा पूरे देश का रहता है। पूरे देश के जनसंख्या का 59% हिस्सा इधर रहता है। और डच बोलता है। क्यों डच बोलता है? नीदरलैंड यानी हॉलैंड या डच लोग का देश इधर था, इसलिए इसका भाषा जो है उससे प्रभावित होकर के डच है। ठीक है। और इधर जो है 40% लोग जो हैं वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ये 40% लोग हैं वेलोनिया क्षेत्र, इधर वाला को वेलोनिया क्षेत्र बोला जाता है। और यहाँ पर 59% ये हो गए, 40% ये हो गए। 1% जो है, तो 1% लोग जो हैं इधर जर्मन बोलने वाले लोग हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं। और ये फ्रेंच बोलने वाले लोग। बात समझे? ये 2 हिस्सा में बटा हुआ क्षेत्र है। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं, वो इधर है, जर्मनी की तरफ वाला जो हिस्सा है उधर। अब देखिए ये राजधानी का भी अपना एक अलग किस्सा है। राजधानी देखिए, ये ब्रुसेल्स इसका राजधानी है। और ये भी है अलग अलग हिस्से में बटा हुआ है। इस राजधानी में, चूंकि राजधानी सेंटर होता है और हर किस्म के लोग चाहेंगे जो उसको क्या कहते हैं, जो समृद्ध लोग हैं, वो आकर के राजधानी तरफ ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें राजधानी में देखा गया कि 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं राजधानी के। और मात्र 20% लोग, राजधानी अलग माना गया है, और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। मतलब कि अगर राजधानी में देखा जाए, ब्रुसेल्स में देखा जाए, तो फ्रेंच लोग का ज़्यादा दबदबा होगा। लड़ाई हो जाएगा तो फ्रेंच वाला मार के कुछ देगा डच वाला को, क्योंकि 100 गो में 20 गो हमी है, ये है वो है। अब फ्रेंच बोले वाला 80 गो है। बात एकदम गौर से समझिएगा, सब कथा यहीं पर घूमेगा। अब देखिए ब्रुसेल्स में देख रहे हैं कि फ्रेंच बहुसंख्यक है, लेकिन पूरे देश में अल्पसंख्यक में है, 40% है मात्र। तो यही है कि अल्पसंख्यक तो हैं, लेकिन बुद्धि बहुत ज़्यादा इन लोग के पास रहा और पैसा बहुत ज़्यादा रहा। इसलिए यही वजह है कि ये ब्रुसेल्स राजधानी में इनका दबदबा बहुत अधिक है। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे देश का विकास होता गया, शिक्षा में सुधार होता गया, ये लोग कम जनसंख्या होने के बावजूद भी अधिक पैसे वाले और अधिक समृद्ध थे। लेकिन ये लोग ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी गरीब थे और इनके जितना समृद्ध नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, तो ये सबके भी बुद्धि हुआ, ये लोग भी अपना विकास करना चाहें। अब हम चूंकि बता दिए हैं कि ये जो क्षेत्र है ये लोकतांत्रिक क्षेत्र है। अब हुआ क्या कि डच भाषी लोगों की स्थिति, जैसे ही ये लोग थोड़ा समझदार हुए तो नाराजगी जगी कि देखो भाई हम लोग ज़्यादा हैं और फ्रेंच वाला जो है कम है,
लेकिन समृद्धि ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, कंपनी के मालिक वही है। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समुदायों के लोगों के बीच अब समझदारी बढ़ेगा तो तनाव ना बढ़ेगा, तनाव बढ़ने लगा। दोनों समुदाय में जो टकराव हुआ ना, उसका तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। क्यों? अब ये ब्रुसेल्स देखिए, ये तो हैं डच वाले एरिया में, और यहाँ पर फ्रेंच बोलने वालों का अधिकता 80 को लोग फ्रेंच वाले हैं। लड़ाई होगा तो क्या होगा? फ्रेंच वाले यहाँ मारेंगे डच वाले को, लेकिन अगर एंट्री मार दिया ये सब तो मार के भगा देगा। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे बेचारे। अब देखिए, हम लोग एकदम सेम बात समझ लिए यहाँ पर कि दो हिस्सा में बट गया। अब इसी सीन को हम लोग देखते हैं दूसरा देश जिसको हम लोग बोले श्रीलंका। तो इस श्रीलंका को भी हम लोग देखते हैं। कहाँ गया हमारा श्रीलंका जी? ये है श्रीलंका। इसको देखिए, इसमें क्या क्या बात है। तो श्रीलंका जो है हमारे देश के दक्षिण में स्थित है और बहुत ही नज़दीक। ये तो हमारा रामायण का भी हिस्सा रहा है, यहीं के रावण हुआ करता था। यहाँ पर भी सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। ये पीला वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर सिंहली लोग रहते हैं और इसका कुल जनसंख्या जो है 74% है। और इसमें 18% लोग तमिल हैं और 7% लोग जो हैं वो ईसाई हैं। 7% लोग जो हैं वो ईसाई हैं। इस तरह से मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो दो हिस्सा में बटा हुआ ये भी देश है, जिसमें आपको सिंहली बोलने वाले का जनसंख्या ज़्यादा है और तमिल बोलने वाले का कम है। लेकिन बात वही, तमिल बोलने वाले ज़्यादा समृद्ध और ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए जहाँ कहीं भी सत्ता की बात होती थी या कुछ भी, हर जगह ये लोग काबिज थे, नौकरी में भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब यहाँ पर लोकतंत्र आया ना, तो लोकतंत्र आया तो अब बताइए, लोकतंत्र आएगा, वोटिंग होगा, तो कौन वाला क्षेत्र के ज़्यादा लोग जीत जाएंगे? जाहिर सी बात है, जिसका वोटर ज़्यादा वो ज़्यादा जीतेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अपने समुदाय के लोग को चुनना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और इसके वजह से सिंहली का दबदबा हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तमिल लोग जो थे, यहाँ पर तमिल दो किस्म के थे। अब जब अंग्रेज भारत में था तो तमिलनाडु से मजदूर लोग को ले जा करके यहाँ चाय बागानों में काम कराता था। और यहाँ श्रीलंका का अपना ऐतिहासिक रूप से कुछ तमिल थे। तो यहाँ पर जो तमिल है उसमें हिंदुस्तानी और श्रीलंकाई दोनों मिलेंगे। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी, इधर देखिए, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया। और सिंहली भाषी लोग जो हैं वो धर्म को जो है, यहाँ पर देखिए, तमिल दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। तमिल जो हैं हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। लेकिन ये जो हैं सिंहली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं। बात को समझिए, धर्म के अनुसार ये लोग एक है, धर्म के अनुसार ये लोग दो है, लेकिन भाषा के अनुसार तमिल है। अब देखिए, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोग का ये आपको बता दिए 7% हिस्सा है। अब यहाँ पर समस्या आप भली भांति समझ लिए कि क्या समस्या है। अब हुआ क्या, ये देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद और बेल्जियम में, दोनों में क्या क्या हुआ, इस पर आप लोग गौर से महसूस कीजिए। यहाँ पर देखते हैं ये हिस्सा जो है, हाँ, अब दोनों देश को देख लिए कि दोनों में दो हिस्सा में बटा हुआ है, एक मेजोरिटी में है, एक माइनॉरिटी में है, और दोनों जगह क्या है, लोकतंत्र है। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे? नहीं, डच वाला जो ज़्यादा था, 59% लोग डच था, वो
फ्रेंच वाला के तो, और 1% जर्मन भाषा वाला है उसको तो कूच के रख देता। उनके बीच लड़ाई बढ़ जाती, संभव था देश भी बंट जाए। जाहिर सी बात है, इसी ही हमारा देखिए भारत पाकिस्तान बट गया। और ब्रुसेल्स पर तो दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते थे। क्यों? 20% में डच वाला था और 80% आप समझिए फ्रेंच वाला था। अब यहाँ पर देखना है, श्रीलंका में भी देखिए सिंहली की आबादी बहुत ज़्यादा है, लगभग 80% है। कितना? और यहाँ पर बहुमत में है ये सिंहली लोग। और ये चाहे तो चूंकि लोकतंत्र है तो ये अपनी मनमानी कर सकते थे। अब देखिए कि दोनों देश में हुआ क्या, नज़रिया बदला, नज़ारे बदले कि नहीं बदले, दोनों को हम देखते हैं। तो श्रीलंका में पहले हम बहुसंख्यकवाद देखते हैं। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, और जब राष्ट्र बन गया स्वतंत्र तो यहाँ पर जाहिर सी बात है लोकतंत्र आया होगा। सिंहली समुदाय के नेताओं ने, यहाँ पर का जो नेता था वो अपने संख्या बल के आधार पर इस पूरे जो पूरे श्रीलंका है, इस पूरे श्रीलंका में अपना प्रभुत्व जमाना चाहिए। यही होता है, कोई भी लोग हो वो अपना प्रभुत्व जमाने का ना भरपूर कोशिश करता है कहीं पर हो, और लड़ाई का यही कारण भी रहता है। हमेशा जितने इतिहास में लड़ाई हुआ है उसका कारण यही है कि हमको ज़्यादा क्षेत्र चाहिए, हम ज़्यादा क्षेत्र के राजा बनना चाहते हैं, अधिकार रखना चाहते हैं, और हम जो चाहें वही हो तो लड़ाई होगा, खून खून हो जाएगा। देखिए ना, अब हुआ क्या कि यहाँ पर सिंहली लोग अपना अधिकार जमाना चाहे, और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। अब यहाँ पर चुनाएगा नेता भी तो ज़्यादा सिंहली चुनाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि श्रीलंका में तरह तरह के कानून में बदलाव किए गए, संविधान में बदलाव किए गए, लेकिन वो बदलाव जो थे सिंहली लोग के पक्ष में और तमिल लोग के विपक्ष में। बेचारे श्रीलंका में तमिल लोग को बेगानापन का एहसास होने लगा। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। ये खतरनाक डिसीजन, कभी किसी भाषा को दबाने की कोशिश नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए सिंहली चूंकि बहुसंख्यक में थे, बोल दिए कि अब से पूरे देश का एकमात्र राष्ट्रीय भाषा होगा, राजभाषा होगा, वो है सिंहली। और जब राजभाषा हो गया तो विश्वविद्यालय का सरकारी नौकरी में सिंहली के प्राथमिकता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लोग पहले से ही इसके लिए तैयार थे। और इसके लिए नीति भी बनाई गई, अलग से प्रावधान भी किए गए कि सिंहली लोग को जल्दी रिक्रूट कर लिया जाए नौकरी में। संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। देखिए इसमें यह भी कह दिया गया, चूंकि सिंहली का अपना जो धर्म था वो बौद्ध था, तो ये बोले कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, और बौद्ध मानने वाले इसका जो फिलोसफी है पूरे देश में लागू किया जाए। बताइए, ये तमिल वाला को थोपा हुआ जैसा लगेगा कि नहीं? बरियरी कहेगा कि बौद्ध में ये विचार हैं, ये मानो, तमिल वाले या हिंदू और मुस्लिम वाले विचार तुम नहीं मानो। एक एक करके लगातार जो बदलाव किया ना श्रीलंका में जो सिंहली लोग, तो तमिल लोग को नाराजगी, शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ता गया। उन्हें लगा बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है और मार देना चाहती है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को सिंहली और बौद्ध धर्म वाले लोग मार देना चाहते हैं। और शासन जो चलाया जा रहा था, जो सरकार नीतियाँ बना रही थी, वो पूरे के पूरे नीति जो है तमिल लोगों को लगा कि हमारे खिलाफ जा रहा है। बताइए, उसका भाषा नष्ट करने की कोशिश किया गया, उसे सरकारी नौकरी में जो है नीति बना करके उसको अलग किया गया। ये बहुत बुरा एहसास है। अब बताइए, ये लोग भी कुछ नहीं तो एक जत्था तो है ना, एक तरफ तो है ना, ये लोग भी कमेटी बना सकते ना, समुदाय बना सकते ना है।
श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई तमिल को राजभाषा बनाने के लिए। तमिल को ये लोग कहा कि देखिए आप सिंहली को केवल राजभाषा की, हमारे तमिल को भी राजभाषा बनाइए। और ये लोग कहे कि देखिए हम अपने क्षेत्र में अपने तरह से शासन चलाना चाहेंगे, हम अपने देश में अपने तरह से शासन चलाना चाहेंगे और हमको ऐसा चलाने के लिए स्वायत्तता दो, इंडिपेंडेंस दो, हमको इस बात का अधिकार दो। लेकिन सिंहली का राज था, या यूँ कहें कि बहुसंख्यक में था, उसी का नेता सब था, ये सब होने से रहा लगातार जो है और उल्टा हो गया और ये सब को दबाने लगे लोग। देखिए रोजगार में, शासन में समान अवसर की मांग कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कहाँ। स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। स्वायत्तता कह रहा है कि हमको इधर वाला क्षेत्र को अपने से अधिक अपने से करेंगे, हमको जो बुझाएगा वो। तो मानेगा कभी जी? गवर्नमेंट बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे तुमको अधिकार, हम जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन सिंहली वाला थोड़े तमिल और यहाँ के हिंदू और मुस्लिम लोगों के उसके अंदरूनी एहसास को समझ सकते थे, नहीं दिया। 1980 का जब दशक आया, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम देखिए यहीं से शुरुआत हुआ। तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने और इसमें लिट्टे सबसे प्रमुख है। लिट्टे में लिबरेशन ऑफ ऐसे करके तमिल ईलम ही, मतलब यही संगठन का ये पूरा नाम है। अब देखिए हुआ क्या, संगठन इधर बनने लगे। संगठन बनेगा तो इधर तो है ही है शुरू से संगठन, अभी तो अपना ही सरकार में है, तो जाहिर सी बात है इन लोगों का आवाज या उठाना सरकार के खिलाफ जाएगा। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास बढ़ने लगे, टकराव का रूप ले लिया और बाद में यह टकराव जो है गृह युद्ध का रूप ले लिया। श्रीलंका में, श्रीलंका के अंदर ही लड़ाई शुरू हो गया और कई वर्षों तक लड़ाई चले। यहाँ पर सरकार और तमिल लोगों के बीच में लड़ाई चलता रहा और यही लड़ाई जो है कहीं ना कहीं राजीव गांधी जो हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री थे उनके मर्डर का कारण बना, क्योंकि मारने वाले लोग यही लिट्टे का, यही तमिल ईलम का जो है आदमी था और उसको अंततः 2009-10 में फांसी पर लटका दिया गया, तब जाकर के गृह युद्ध खत्म हुआ। कुछ लोग को तो हाल फिलहाल में सजा अभी तक दिया गया है। देखिए ये कथा बाद में आप लोग कहीं जरूर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर तो आप देख लिए कि श्रीलंका में लगातार जो है लूर लक्षण खराब होने की वजह से लड़ाई करवा दिया, क्योंकि अधिकार नहीं दिया और इसको हमेशा जो है अपने प्रभु सत्ता स्थापित करने के चक्कर में रह गया। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, आज तक मारे गए। बहुत से परिवार जो है मुल्क से भाग गए, देश छोड़ करके भाग गए, दूसरे देश में जाकर शरणार्थी बन गए। कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। हम लोग भले पढ़े हैं कि हमारे क्षेत्र में देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं। 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ, क्योंकि इसका हम जब 2009 में क्लास 10 में पढ़ते थे तो उसी टाइम इसका जो लिट्टे का प्रमुख था, LTTE का प्रमुख जो था, उसको मारा गया था और उसी के मौत के बाद जो है ये गृह युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन आज भी अब तो थोड़ा सा शांत हुआ है उसके मर जाने के बाद, लेकिन अब जो है उतना लॉस हुआ, श्रीलंका बहुत पीछे चला गया वो लड़ाई की वजह से। सिर्फ किस वजह से कि कुछ रूल में बदलाव कर दिए, कुछ अपने नज़रिया में बदलाव नहीं किए, लोगों को दरकिनार कर दिया। अरे कम है, 18% लोग हैं तो क्या होगा। लेकिन अंत में देखिए श्रीलंका बहुत भारी इसका खामियाजा भुगता। अब यही देखिए बेल्जियम के बाद, बेल्जियम चूँकि यूरोपीय देश था और वहाँ पर श्रीलंका के तुलना में कुछ ज़्यादा समझदार लोग थे।
कुछ ज़्यादा समझदार क्यों हम कह रहे हैं? वजह ये है कि वहाँ पर जो सभ्यता या शिक्षा का जो विकास था वो पहले ही काफ़ी अलग लेवल पर वहाँ पर सारी चीज़ें रही। लोग हमेशा अच्छे अच्छे लिटरेचर पढ़े, या वहाँ पर जो सोच का विकास हुआ वह इस किसके तुलना में, श्रीलंका या हमारा जो एशियाई देश है इसके तुलना में बेहतर रहा। तो बेल्जियम क्या समझदारी निकाला, इस बात को समझिए। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया और उसने दोनों क्षेत्र के लोगों को बराबर इज्जत दिया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच जितना जो ये 20 साल का जो टाइम पीरियड है, इस 20 साल में उसने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। उधर देखिए सिंहली लोग बदलाव किया, संशोधन किया तो अपने अधिकार को बढ़ाया और तमिल के अधिकार को घटाया। सिंहली भाषा को राजभाषा बनाया, मतलब एक को बेगाना कर दिया अपने ही देश में और एक को बौद्ध धर्म का भी बढ़ावा दिया। बताइए। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं, बहुत ही क्रिएटिव विचार लेकर के वहाँ पर काम किया गया। 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सके। नहीं तो अगर इसमें भी तो 59 और 40% था, जिसके वजह से इसको भी बांट दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ डच लोग को ना ताकत देने के माने ताकतवर नहीं बनाया गया। उनको वोट देने में ज़्यादा नेता वहाँ के चुने जाते, और फ्रांस वाले लोग जो हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं, उनके पास समृद्धि और पैसा ज़्यादा था, तो ये लोग भी अपने आप को कम ताकतवर नहीं मानना चाहेंगे। इसीलिए वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था लाया गया और ऐसा व्यवस्था जो है बहुत ही कल्पनाशील, क्रिएटिव है। कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें इस तरह से हम एक करके देखते हैं और भारत में भी इसी का स्वरूप अपनाया गया है। 1992-93 के ना बात किया जा रहा है। 1993 में भारत में भी 3rd टियर वाला संविधान संशोधन किया गया। इसमें 3rd टियर वाला जो है शासन व्यवस्था लागू किया। पंचायती राज यहाँ पर भी लागू किया गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, क्या क्या यहाँ पर बातें लागू की गई, जिससे कि इस देश में लड़ाई नहीं हुआ बल्कि भाईचारा बढ़ गया। इसमें साफ साफ लिख दिया गया था संविधान में कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। अब 40% है कि 60% है, वो सब नहीं, दोनों के मंत्री की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तबे बन सकता है जब दोनों नेता और देखिए दोनों समूह के सांसदों का बहुमत हो। बताइए, अब दोनों का नेता समान है। अब जब कोई कानून बनावेगा तो इधर जो डच भाषी हैं उसको भी उतना ही वोट देने का अधिकार रहेगा, वो फ्रेंच वाले को भी उतना ही रहेगा। तो ये वोटिंग में तो कम बेसी नहीं होगा। इसलिए कोई भी रूल और रेगुलेशन पास होगा तो दोनों खुश होंगे उससे, क्योंकि दोनों इसमें हिस्सा ले रहे हैं बराबर। अब देखिए, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाके की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। जैसे वहाँ पर मांग कर रहा था ना श्रीलंका में कि हमको अपने क्षेत्र का जो कुछ भी विकास या जो कुछ भी यहाँ की गतिविधि है, यहाँ के भाषा संबंधी, संस्कृति संबंधी जो फैसला लेना है उसका अधिकार हमको दे दो। लेकिन बेल्जियम दिया 2 राज्य बना दिए। बोला कि एक राज्य में डच लोग अपना शासन खुद करेंगे, जैसे बिहार झारखंड हुआ उसी तरह से डच लोग अपना शासन खुद करेंगे, अपने ढंग से जो चाहेंगे यहाँ बदलाव करेंगे, यहाँ जिस ढंग से चाहें विकास करेंगे। और उसके बाद फर्दर डिवाइड किए ये लोग, डच लोग और अधिक बढ़िया से काम करने के लिए बाद में स्थानीय शासन के भी व्यवस्था किए। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रेंच बोलने वालों का एक अलग राज्य बना और डच बोलने वालों का अलग राज्य बना, 2 राज्य बना दिया गया और दोनों का अपना प्रधानमंत्री, अपना मुख्यमंत्री या अपना मंत्रीगण चुनने का अधिकार दिया गया। और यहाँ पर लड़ाई करने के लिए या विकास करने के लिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ
कि एक केंद्र में सरकार है। एक केंद्र में सरकार कहने का मतलब क्या कि बेल्जियम का अपना सरकार तो है ही, लेकिन वहाँ क्षेत्रीय रूप में भी एक सरकार बनाने का अधिकार दिया गया, स्वायत्तता दी गई कि डच लोग सिर्फ डच लोग के लिए काम करेंगे, फ्रेंच लोग सिर्फ फ्रेंच लोग के लिए काम करेंगे, और केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं कि हम पूरा के पूरा आपको जो कहेंगे वही नहीं करना है, आप अपने अधिकार से अपने से जो बेहतर लगे वो कीजिएगा। और ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। देखिए, दो बड़ा बड़ा राज्य और ब्रुसेल्स का अलग, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। बताइए, जब डच वाला यहाँ पर स्वीकार कर लिया आधा आधा के कि 50-50 हम दोनों बांट लेते हैं सीट, पूरा देश वाला जो सीट होगा उसमें 50-50, और ब्रुसेल्स में क्या था कि फ्रेंच वाला मात्र कितना था, फ्रेंच वाला 80% था और डच वाला मात्र 20% था। लेकिन फिर भी संविधान में लिखा गया कि नहीं, 20% रहो चाहे 80%। अगर 10 गो यहाँ मंत्री रहेगा तब 5 गो रहेगा डच और 5 गो रहेगा फ्रेंच। बोली लड़े वाला बात हुआ कि नहीं? 80 वाला मानेगा जी, हम 80% हैं तो 10 गो में 8 गो हमारा 2 गो ओकर। लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए कि यहाँ पर देखिए 40% होने के बावजूद भी इसको 50 सीट दिया गया, 50% हिस्सा दिया गया, और ये 60% होने के बाद भी 50% लिया हिस्सा। तो ये जब मान गया तो यहाँ पर फ्रेंच वाला को ही मानना पड़ा। ये हुआ मेन बात। ध्यान समझ में आ रहा है? गौर से इस बात को समझिए। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व। फ्रेंच भाषी लोग जो थे ब्रुसेल्स में ज़्यादा थे ना, लेकिन फिर भी उनको समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि डच लोग हैं, देशव्यापी स्तर पर आधा आधा जो 50% वाला था वो स्वीकार किए थे। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से ये कुछ मुख्य प्रावधान रहे जिसके वजह से वहाँ पर जो है लड़े के बजाय जो है और शासन व्यवस्था मजबूत हो गया और बेहतर हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो डच वाला तो जाहिर सी बात है फ्रेंच वाला से टकरा जाता, और फ्रेंच वाला के पास ज़्यादा पैसा और शक्ति था, उड़ा देता उसको। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती हैं, यानी सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार मतलब अगर डच वाला में कई संस्कृति को या उनका जो अपना रिवाज अलग अलग है तो उसको उस अनुसार से बांट करके और क्षेत्रीय कि जितना छोटा क्षेत्र हो उसमें अपने ढंग से शासन चलाया जा सकता है। और इसको हम अपने देश में पंचायती राज के रूप में देखते हैं। तो तीसरे टियर की सरकार, तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। सब समुदाय बना करके सरकार चलाते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। सामुदायिक सरकार में ये नहीं है कि जैसे डच वाला है तो सिर्फ डच वाला चुनेगा। बताइए, तुम डच बोलते हो तो तुम खुश रहो एकदम, तुम इस बारे में कभी बुरा मत समझो कि हम डच बोलने वाले हैं और फ्रेंच बोलने वाले हमको सताएंगे। नहीं, तुम अपने क्षेत्र में अपना सरकार चलाओ। और इसमें प्रावधान किया गया कि क्षेत्रीय जो शासन है उसमें सिर्फ एक ही भाषा के लोग चुनाव में आएंगे, भाग लेंगे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। यहाँ देखिए, जर्मन वाला अपना सरकार चुनेगा, अगर जर्मनी वाला एक आध दो गो यहाँ जर्मन बोलने वाला फिर भी यहाँ के सरकार में हिस्सा लेगा, क्योंकि सामुदायिक सरकार है जर्मन भाषी लोगों का, वहाँ पर उसका अपना स्वरूप रहेगा और उसमें वो हिस्सा लेगा। देखिए कितना अजीब सा बात है। और फ्रेंच वाला अगर यहाँ पर भी रह रहा है तो यहाँ अगर उसके एरिया में उसका चुनाव हो रहा है तो वो हिस्सा लेगा, और फ्रेंच वाला सामुदायिक सरकार में ही वो हिस्सा लेगा, डच वाला में नहीं लेगा। और इस सब सरकार के भी अपना अधिकार बताया गया कि आप अपना बना रहे हैं सामुदायिक सरकार तो आप सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों में अपना फैसला ले सकते हैं। कैसे चलाना है शिक्षा, कैसे आप भाषा को चलाएंगे, कैसे संस्कृति को चलाएंगे, इस पर आप फैसला लीजिए। तो केवल ऐसी झूठो मूठो सरकार नहीं बनाया, अधिकार भी दिया गया। अब यहाँ पर देखिए बड़ा जटिल सा प्रक्रिया है।
एक देश स्तर पर बंटवारा हुआ दो हिस्सा में। एक तो कंट्री है ये है सरकार में, उसमें 50-50% दोनों का हिस्सा रहा। फिर उसके बाद उसका अपना अपना राज हो गया, फ्रेंच वाला का अलग, जर्मन वाला का अलग। फिर उसके बाद एक तीसरे टीयर की सरकार बनी, वो सामुदायिक सरकार रही। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है और बहुत कम जनसंख्या है, 1 करोड़ की जनसंख्या है बस। निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इस मुल्क में जो गृह युद्ध के संभावना था वो रुक गया, आपसी मजबूती बढ़ गई, गृह युद्ध बच गया। जो भाषा के आधार पर होने वाला था, 2 टुकड़ों में बंटने वाला था, नहीं तो बट ही जाता। बताइए, जब अनेक यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया। आप यूरोपीय यूनियन का नाम सुने होंगे, और नहीं तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन एक कई यूरोपीय समूह का देश है। चूंकि यहाँ पर देखिए ब्रुसेल्स में इतना बढ़िया एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया, इसलिए ब्रुसेल्स को यूरोपीय यूनियन का राजधानी बनाया गया। अब देखिए हुआ क्या आगे। सिंहली वाला हम लोग देखे, सिंहली वाला देख लिए, और इस तरह से दोनों देश में केवल नजरिया बदले तो नज़ारे बदल गए, नहीं तो यहाँ पर भी गृह युद्ध हो जाता। यहाँ पर क्या हुआ बेल्जियम में कि लोग और खुश हो गए और उनको अपने अधिकार की सुरक्षा मिली, वो अपने लिए फैसला ले सकते थे और काम कर सकते थे। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आप दो देश का कथा सुन लिए, बेल्जियम और श्रीलंका की। इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल पर उन्होंने अलग अलग ढंग से फैसले करने की कोशिश की। श्रीलंका फैसला किया कि बहुमत वाला जो है उसी को फैलाना चाहा, अल्पमत का ध्यान नहीं रखा, उसके अधिकार का ख्याल नहीं रखा, पड़ गया फिर में 20 साल तक 30 साल तक वहां तो गृह युद्ध चला। आज तक वहां लोग चैन से नहीं रहते। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, और इनका मानना सही भी हुआ। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए 50-50%। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया, और उल्टा रास्ता अपनाने से गृह युद्ध हुआ, खूने खून हो गया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो छोटा समुदाय होने के बाद भी बहुत संकट खड़ा हो सकता है, बहुत संकट खड़ा हो सकता है। पूरा देश की एकता भंग हो सकता है और देश कई साल पीछे चला जाएगा विकास के दौर में। तो ये रहा हमारा दो बेहतरीन सिचुएशन और उसको हैंडल करने का तरीका, वही कल वाला कथा के जैसा कि एगो आगे जाए में बहुत खुश था, एगो पीछे जाए में बहुत खुश था। अब देखिए किसकी खुशी के रंग लाई। तो यहाँ बेल्जियम के श्रीलंका चौपट हो गया। आज तक श्रीलंका में गृह युद्ध का जो है असर दिखाई देता है, कितने लोग बेघर हो गए, बेगाने हो गए, आज तक कराहते रहते हैं, कितने लोग मरे, अजीब मौत होता था, और लोग लड़ने के लिए हथियार देते थे, लड़ो मारो मरो। लोग खूब व्यापार किया और लड़ने से कई देश भी जो हैं अमीर हो गए। तो इस वाला कथा में इतना ही। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए